जेफ केलर। परिचय, जिंदगी जीने का नजरिया। नमस्कार दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे होंगे, जिंदगी में कुछ नया सीख और कर रहे होंगे। क्या आप भी सोचते हैं जो काम आप कर रहे हैं वो बोरिंग है और थकाऊ है? आपने कोई गलत पेशा चुन लिया है। आप अपने प्रोफेशन से पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन आपको कुछ और ही करना चाहिए था। आप काम पर जाते समय मजबूर महसूस करते हैं, तो समझ लीजिए ये ऑडियो बुक समरी आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम एटीट्यूड पर चर्चा करने वाले हैं, मतलब अपने दृष्टिकोण या नजरिए पर, क्योंकि आपका एटीट्यूड ही वो खिड़की है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। आपका एटीट्यूड ही आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। मैं आपका दोस्त चेतन लेकर आया हूँ एटीट्यूड इज एवरीथिंग की ऑडियो बुक समरी। इस किताब को लिखा है जेफ केलर ने। केलर अमेरिका के नामचीन मोटिवेशनल स्पीकर और बेस्ट सेलिंग राइटर हैं। चर्चा करने से पहले आइए थोड़ा सा इस किताब का परिचय जान लेते हैं। ये किताब मुख्य रूप से हमारे एटीट्यूड पर केंद्रित है और इससे होने वाले व्यक्तिगत नुकसान और फायदे पर। जेफ केलर कहते हैं कि या तो आप दुनिया को पॉजिटिव एटीट्यूड से देखते हैं या नेगेटिव। हमारे एटीट्यूड को विकसित करने में हमारी परिस्थितियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे एटीट्यूड के हिसाब से ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है और हमारे व्यक्तित्व से ही हमें दुनिया जज करती है। जेफ आगे कहते हैं कि आप अपने एटीट्यूड को नियंत्रित कर सकते हैं और बदल भी सकते हैं। अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो दुनिया की सारी खुशियां मिलने के बाद भी आप उसमें कमियां खोजते रहेंगे, और पॉजिटिव है तो आप बुरे से बुरे हालात में भी कुछ सकारात्मक तो खोज ही निकालेंगे। जेफ केलर की सबसे बड़ी खासियत है कि वो शब्द चित्रण करके आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यही कारण है कि इस किताब को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। इस किताब में लिखी गई ज्यादातर बातों को जेफ ने खुद अनुभव किया है, इसलिए उन्हें अपने पाठकों को ये बातें समझाने में आसानी हो जाती है। वो इस किताब में कई जगह दोनों एटीट्यूड मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव का मानवीकरण करके चीजों को समझाते हैं। जैसे दो दोस्त थे, जय और पराजय। जय जिंदगी की हर परिस्थिति में खुद को पॉजिटिव रखता था, क्योंकि जिंदगी को देखने का उनका नजरिया बड़ा ही सकारात्मक था। वहीं इसके उलट पराजय में नकारात्मकता कूट कूट कर भरी थी। अच्छी चीजों में भी वो कमी निकाल लेता था। जय मुश्किल से मुश्किल काम को भी मैं कर सकता हूँ वाले एटीट्यूड से करता था, वहीं पराजय को साधारण काम में भी कठिनाई दिखती थी। अगर आप किसी चीज को हासिल करने के लिए एक पॉजिटिव सोच रखते हैं तो आप उस चीज को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जय हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन खोजता था, वहीं पराजय को हर जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखती थी। आशा है कि अब तक आप एटीट्यूड के बारे में समझ गए होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड का अंतर भी समझ गए होंगे। जेफ कहते हैं कि आपकी सफलता और अर्थपूर्ण जीवन का रास्ता आपके एटीट्यूड से होकर जाता है। अगर आपका एटीट्यूड आपके नियंत्रण में है या आप अपने एटीट्यूड को बदल सकते हैं, तो आप अपनी जिंदगी के जीने के तरीके को भी बदल सकते हैं। आप ध्यान दें कि आपका एटीट्यूड किस तरह का है। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव? अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप हर हालात में कुछ सकारात्मक चीजें खोज ही लेंगे। यदि आप नेगेटिव सोच रखते हैं तो निराश न हो। आप किताब में बताए गए विचारों का उपयोग करें, अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित करें, फिर आपको जीवन में अविश्वसनीय उपलब्धियां हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आप पहले से ही पॉजिटिव सोच रखते हैं तो इन सिद्धांतों का उपयोग कर सफलता एवं पूर्णता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा। उन सवालों को ध्यान से सुने। अगर इन सवालों में से किसी का भी ताल्लुक आपसे है तो आप ध्यान से इस समरी को सुने। क्या आप आज के काम को कल पर टालते हैं? काम करने से पहले एनर्जी फील नहीं करते? काम करने में दुखी और डिप्रेस्ड महसूस करते हैं? काम को मजबूरन या खाना पूर्ति के लिए करते हैं? अगर आप किसी भी सवाल से संबंध रखते हैं
तो तैयार हो जाइए, हम एक शानदार सफर शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि हर सफल इंसान के पीछे उसकी असफलता का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर आपको बार बार असफलता का सामना करना पड़ रहा है, तो आप सफलता के करीब हैं। बस उस तक पहुंचने के लिए आपको सही रास्ते को पकड़ने की जरूरत है। आप लोग इस समरी को बहुत ही ध्यान से सुने, क्योंकि इसे सुनने के बाद आपको बहुत से फायदे होने वाले हैं। आप जेफ के द्वारा बताई गई तकनीकों का इस्तेमाल करके सफलता तक पहुंच सकते हैं। जिंदगी जीने के प्रति अपना नजरिया बदल सकते हैं। आपका नेगेटिव एटीट्यूड पॉजिटिव में बदला जाएगा। जेफ लिखते हैं कि पॉजिटिव सोचने या नेगेटिव सोचने में बस आपकी नजर का फर्क होता है। सब आपके दृष्टिकोण का खेल है, यानी आपके एटीट्यूड का। जैसे किसी को ग्लास आधा भरा दिखता है, तो किसी को वही ग्लास आधा खाली दिखाई देता है। हम इंसान चुंबक की तरह काम करते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं, तो हम पॉजिटिव चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। मतलब हम जैसा सोचते हैं वैसा बनते चले जाते हैं। अगर आप सकारात्मक चीजों के बारे में सोचेंगे, तो आप सफलता को अपनी तरफ खींचेंगे। आपके एटीट्यूड को जेफ एक फिल्टर की तरह भी मानते हैं, जिससे आप अपनी सोच के अनुसार अच्छी या बुरी चीजों को फिल्टर करते हैं। अगर आपका स्वभाव आशावादी है, तो आप दुनिया को आशावाद के फिल्टर से देखेंगे। आपका स्वभाव निराशावादी है, तो आप दुनिया को निराशावाद के फिल्टर से देखेंगे। तो आइए एटीट्यूड इज एवरीथिंग की बातों पर चर्चा शुरू करते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के सफर पर निकलते हैं। समरी के अगले चैप्टर की शुरुआत एक पॉजिटिव सोच से करते हैं। आप अपने एटीट्यूड को बदल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं चेतन। आप सुन रहे हैं एटीट्यूड इज एवरीथिंग की ऑडियो बुक समरी, जिसे लिखा है अमेरिका के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर जेफ केलर ने। इस चैप्टर में जेफ अपनी शुरुआती जिंदगी के अनुभवों से हमारा परिचय करवाते हैं। जेफ बताते हैं कि वो अपनी पेशेवर जिंदगी की शुरुआत एक वकील के रूप में करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 1980 में लॉ स्नातक किया। फिर उन्होंने न्यूयॉर्क से अपनी वकालत शुरू की। बाद में लॉ कॉलेज में सहपाठी रहीं डॉलोरेस से शादी कर ली। दोनों की जिंदगी मजे से कट रही थी। अपने अपने करियर में भी दोनों अच्छा कर रहे थे। कुछ वर्षों के बाद जेफ को एहसास हुआ शायद वो वकालत के लिए नहीं बने हैं। उनका मन इस पेशे से ऊबने लगा था। पहली बार उन्हें लगा शायद उन्होंने कोई गलत पेशा चुन लिया है। वकीलों का झूठ बोलना, बिना मतलब मुकदमे को लंबा खींचना, बहस करना और सही को गलत और गलत को सही ठहराना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। पैसे कमाने और इतने साल देने के बाद भी उन्हें वकालत बोझ सी लगने लगी थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आत्मा मर चुकी है। हर दिन उनके लिए दुखदाई होता जा रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कुछ भी कर लो, लेकिन ये पेशा छोड़ दो। क्या आप लोगों को भी कभी ऐसा एहसास हुआ है कि आप कोई काम बहुत दिनों से करते चले जा रहे हैं और आपका अचानक उस काम को करने से मन उब गया हो? खैर, आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो आपने अपना मनपसंद प्रोफेशन चुना है, लेकिन जेफ के साथ कुछ उल्टा ही हो रहा था। पहले जिस पेशे को शिद्दत से चुना था, बाद में वही उन्हें खलने लगा था। वो अपने प्रोफेशन से इतने ऊब चुके थे कि उनके जीवन में कोई ऊर्जा महसूस नहीं हो रही थी। उनका शरीर भी अजीब रिएक्ट करने लगा था। बदन और सिर में दर्द होने लगा था। पेट रोग से ग्रसित हो गए थे। वो जो भी कर रहे थे मजबूरी में कर रहे थे। 24 की उम्र में 40 के लगने लगे थे। उन्हें खुद को देखकर कोई अट्रैक्शन नहीं आ रहा था। उन्हें यह भी पता चल गया था कि उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है। ये सब बातें उनके दिमाग में बहुत दिनों से चल रही थीं। अचानक एक शाम वो अपने आप से कहते हैं, ये घुटन भरी जिंदगी अब नहीं जीना, अब समय आ गया है कुछ नया करने का। उस रात देर तक वो सो नहीं सके। उनकी पत्नी पहले ही सोने चली गई थी। वो अकेले टीवी देखते हुए टाइम पास कर रहे थे। साथ ही भविष्य की चिंताओं को लेकर भी उनके दिमाग में उधेड़-बुन चल रही थी। रात के 1 बज चुके थे। चैनल बदलते हुए अचानक उनका रिमोट द मेंटल बैंक प्रोग्राम पर रुक सा गया।
इस प्रोग्राम के तहत आप घर से ही इस कोर्स को कर सकते हैं। इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिसमें बताया गया था कि आप अपनी सोच और विश्वास को बदलकर जीवन में सफलता अर्जित कर सकते हैं। ये प्रोग्राम जेफ के दिल को छू गया। उन्होंने अपना क्रेडिट कार्ड निकाला और उस कोर्स का ऑर्डर कर दिया। फिर क्या था, कुछ दिनों के भीतर ही द मेंटल बैंक का ऑर्डर जेफ ने रिसीव कर लिया। उन्होंने उसका अध्ययन शुरू कर दिया। उनकी तीव्र इच्छा ये जानने की हो रही थी कि कैसे हमारे विचार हमारे जीवन मूल्यों में वृद्धि करते हैं। द मेंटल बैंक कार्यक्रम ने जेफ को और भी चीजों के बारे में जानने की इच्छा पैदा की। फिर उन्होंने नेपोलियन हिल, नॉर्मन विंसेंट, रॉबर्ट शेलर जैसे लेखकों की किताबें पढ़नी शुरू कर दी। इन्हें पढ़ने के बाद उनके अंदर और भी लोगों को पढ़ने और सुनने की इच्छा जागृत हुई। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी तक प्यासे रेगिस्तान में भटक रहे थे और उन्हें अचानक साफ पानी से भरी एक झील दिखाई दे गई हो। हालांकि जेफ का कहना था कि उनके साथ कोई चमत्कार नहीं हुआ। अचानक रातों रात सब कुछ नहीं बदला। उन्हें आगे भी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन सबसे बड़ी बात कि उन्हें मेहनत करने के लिए एक नजरिया मिल गया था, एक एटीट्यूड मिल गया था। मतलब उनका एटीट्यूड जिंदगी के प्रति बदल गया था। अभी तक जो उनके मन में नकारात्मक ख्याल आ रहे थे, अब वे सकारात्मक सोच में बदलने लगे थे। जिंदगी के प्रति उनकी इच्छा फिर से जागृत होने लगी थी। कुछ नया करना है, कुछ नया सीखना है, ऐसा लगने लगा था। मतलब उनका सारा सोचने का जो तरीका था उल्टा हो चुका था। जहां उनको सारी चीजों में कमी दिख रही थी, वहीं चीजें अब अच्छी लगने लगी थी। उन्हें जिंदगी में फिर से उम्मीद की किरण नजर आने लगी थी। उनको लगने लगा था कि शायद अब वो चीज उन्हें हासिल हो जाए जिसके लिए वो बेचैन थे। इसलिए कहते हैं कि अगर आपको जिंदगी बोझ लगने लगे तो कोशिश करके नए रास्तों की तलाश में जुटें, सोचें, चिंतन करें। आपकी जिंदगी में भी वो मोड़ आएगा जहां से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जेफ ने एटीट्यूड और मोटिवेट करने वाली चीजों को खोजकर पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के अध्ययन के बाद उन्हें इसमें करियर दिखने लगा। आगे की बात हम अगले चैप्टर में जानेंगे। यहाँ सबसे बड़ी सीखने वाली बात ये है, अगर आपकी भी जिंदगी आपको बोझ लगने लगी है या जो काम आप कर रहे हैं वो उबाऊ है या थकाऊ लग रहा है, तो आप भी उन संसाधन की तलाश में जुट जाइए जो आपकी सोच को एक सकारात्मक दिशा दे सकें, क्योंकि सब आपकी सोच पर ही निर्भर करता है। आप भी सोचें कैसे आपको अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है। जेफ केलर के उपायों को अपने जीवन में लागू करें और अपने मुकाम को हासिल करें। तो आइए आगे की बातों को जानने के लिए अपने अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हमारे साथ यूं ही बने रहें और सुनते रहें एटीट्यूड इज एवरीथिंग की ऑडियो बुक समरी अपने दोस्त चेतन के साथ। वकील से मोटिवेशनल स्पीकर तक का सफर। नमस्कार, मैं हूं चेतन। आप सुन रहे हैं एटीट्यूड इज एवरीथिंग की ऑडियो बुक समरी। तो पिछले चैप्टर में हमने जाना कि जेफ अपनी वकालत के करियर से ऊब चुके हैं। वो किसी नए ऑप्शन की तलाश में है। इंसान जब किसी ट्रैक को खुद चुनता है तो दोषी भी खुद को ही ठहराता है। लेकिन अगर आप खुद को ज्यादा दिनों तक दोष देते रहेंगे तो आपका रुख यानी एटीट्यूड नेगेटिव होने लगता है। यहीं पर आपको सब्र और दिमाग से काम लेना आना चाहिए। अगर आप गलत ट्रैक पर हैं तो सही का चयन करें। हो सकता है आप ज्यादा दूर चले गए हों, वापस आने में आपको समय लगे, लेकिन जब आप अपने सही रास्ते पर आ जाएंगे तो आपको खुशी और संतुष्टि मिलेगी। जीवन के प्रति लगाव बढ़ेगा, क्योंकि तब आपको पता चल जाता है कि आपकी मंजिल का रास्ता यही है जिसे आपने अब चुना है। जेफ को द मेंटल बैंक प्रोग्राम के जरिए अपने नए करियर का रास्ता मिल जाता है। जेफ ने कुछ दिनों तक तो अपने वकील के काम को अच्छे से निभाया। बाद में उसे छोड़ने का मन बनाने लगे। जेफ ने द मेंटल बैंक प्रोग्राम से जो कुछ भी सीखा उसके हिसाब से खुद को ढालना शुरू कर दिया है। जेफ कहते हैं कि शुरुआत में तो उन्होंने वकालत के पेशे को जारी रखा। बचे समय में वो अपने नए करियर को भी एक दिशा दे रहे थे। समय बचाकर स्वाध्याय भी कर रहे थे, साथ ही अपने आप को मोटिवेट करते रहे थे, क्योंकि अचानक वकालत के पेशे को छोड़ना भी सही नहीं था।
क्योंकि आर्थिक तंगी उनको और भी बुरे हालात में ले जा सकती थी। जेफ आगे लिखते हैं कि अब उनका साथ उनकी पॉजिटिव सोचने देना शुरू कर दिया था। जीवन के प्रति उत्सुकता बढ़ने लगी थी। अगर आपके प्रोफेशन के साथ आपकी पसंद भी जुड़ जाए तो जिंदगी मजेदार हो जाती है। उन्होंने अपने नए करियर पर 1989 तक काम किया। इस बीच 4 सालों तक उन्होंने गहन अध्ययन और शोध किया। फिर एक शाम उन्हें एक लोकल हाई स्कूल में वयस्क शिक्षा संगोष्ठी, जिसे एडल्ट एजुकेशन सेमिनार कहते हैं, को आयोजित करने का मौका मिला। इसके लिए वो राजी भी हो गए। इसके एवज में 2-2 घंटे की एक क्लास के लिए उन्हें $30 मिलने वाले थे। हालांकि ये रकम इतनी भी नहीं थी कि वो अपने वकालत के पेशे को छोड़कर फुल टाइम इस काम को देने लगे। लेकिन इसके साथ उनकी उम्मीद जुड़ चुकी थी। उनकी जिंदगी का पहला सेमिनार था जिसे उन्हें खुद को आयोजित करना था। ना कर पाने का डर भी था, लेकिन सब कुछ अच्छा गया। आगे करने का थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ा। फिर जेफ ने वकालत के पेशे के साथ साथ अपने इस नए पेशे को भी समय देना शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने वकालत के पेशे में अपने जीवन का काफी इन्वेस्टमेंट किया था, साथ ही उससे काफी पैसे भी कमाए थे। लेकिन अचानक किसी नए पेशे में स्विच करने से थोड़ा डर रहे थे, क्योंकि अब उनका नया पेशा भी समय और पैसे दोनों का इन्वेस्टमेंट मांग रहा था। उन्होंने अपनी वकालत के पेशे के समय को समेटकर हफ्ते में 4 दिन कर दिया, फिर कुछ दिन बाद 3 दिन। इसके बाद उन्होंने उससे एक अनिश्चितकालीन अवकाश ले लिया। पूरा समय अपने नए मनपसंद पेशे को देना शुरू कर दिया। बतौर राइटर और मोटिवेशनल स्पीकर अपना करियर शुरू कर दिया। हालांकि पुराने पेशे को छोड़ना इतना आसान नहीं था। जैसे उन्हें अपनी माँ को ही समझाना बहुत मुश्किल था, जो माँ अपनी सोसाइटी में ये बताकर गर्व महसूस करती थी कि वो एक वकील की माँ है। उसे कैसा लगेगा जब उसका बेटा उसे ये बताए कि उसने वकालत जैसे नामी पेशे को छोड़कर एक नए पेशे की शुरुआत की है, जिसका अभी तक कोई भविष्य नहीं है। लेकिन जब जेफ अपने नए काम में शोहरत हासिल करने लगे तो माँ से भी उनको सपोर्ट मिलने लगा। जेफ ने एटीट्यूड इज एवरीथिंग पर फुल टाइम काम करना शुरू कर दिया। मतलब आपका दृष्टिकोण ही सब कुछ है, पर उन्होंने एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करना शुरू कर दिया। वो आगे कहते हैं, जैसा आपका दृष्टिकोण होगा, आप अपने विचार भी वैसे ही बनाएंगे। आप दुनिया को भी उसी नजर से देखेंगे। जेफ केलर ने अपने इस पेशे को करीब 14 साल दिए। इस बीच उन्होंने एटीट्यूड से संबंधित करीब 200 से ज्यादा किताबें और पत्रिकाएं पढ़ी, कई उतार चढ़ाव देखे। वो कहते हैं कि उनकी ये किताब उन सब के लिए है जो किसी काम में सफल होते हैं या निराश होते हैं। अगर आप निराश होते हैं तो इसमें आपके एटीट्यूड का अहम रोल होता है। इस किताब में सफलता के बारे में बताई गई सारी रणनीतियों को जेफ ने खुद अपने जीवन पर आजमाया है। उनकी सफलता में इन रणनीतियों की अहम भूमिका रही है। इस तरह से कह सकते हैं कि जेफ ने अपने जीवन अनुभवों को इस किताब में जगह दी है। जेफ खुद कहते हैं, वो ये नहीं कहते कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि अगर आप किताब में बताई गई रणनीतियों को अपने जीवन में सही से लागू करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। उन्होंने इस किताब को 3 भागों में विभाजित किया है। पहले भाग में उन्होंने बताया है कि सबसे पहले अपने आप को मन में सफल घोषित करें। मतलब सोचें कि आप पक्का सफल होंगे, और साथ ही आपको अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव करना होगा, क्योंकि आपकी पॉजिटिव सोच से ही आपका व्यक्तित्व झलकता है। फिर उन्होंने दूसरे भाग में बताया है कि आप अपने शब्दों पर काम करें। मतलब अपने बोलने के तरीकों को कैसे प्रभावशाली बनाएं, इस पर काम करें। फिर तीसरे भाग में उन्होंने बताया है कि आपको अपने काम करने के तरीके को अच्छा करना होगा, क्योंकि चाहे आप सकारात्मक सोचें या नकारात्मक सोचें, फाइनली आपको उन पर काम करना पड़ता है। इसी भाग में हम उन बातों को भी जानेंगे जो आपके सपनों को हकीकत में बदलते हैं, और इन सब बातों पर हम आपके साथ चर्चा अपनी बुक समरी के अगले चैप्टर्स में करेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में हमने जाना कि जेफ एक सफल पेशे को चुनने के बाद भी जीवन में उदास थे। उन्होंने उदासी के बिंदुओं पर बार बार चिंतन किया, उन्हें रास्ता दिखता चला गया, उन्हें उनका मनपसंद काम मिल जाता है। अपने पुराने पेशे को पूरी तरह छोड़कर नए को अंगीकार कर लेते हैं। इस तरह उनके शोध और अध्ययन ने उन्हें एक वकील से मोटिवेशनल स्पीकर बना दिया,
जिसमें उन्हें मजा आ रहा था और उनका नकारात्मक एटीट्यूड सकारात्मक में बदल चुका था। महान नाटककार शेक्सपियर लिखते हैं कि कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, हमारी सोच उसे वैसा बना देती है। तो हमें अपनी सोच यानी नजरिए को सही करने की दिशा में काम करना होगा। तो इसी कड़ी में बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। नेगेटिव एटीट्यूड बनाम पॉजिटिव एटीट्यूड। नमस्कार, मैं हूं चेतन। आप सुन रहे हैं एटीट्यूड इज एवरीथिंग की ऑडियो बुक समरी, जिसे लिखा है अमेरिका के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर जेफ केलर ने। जेफ शुरुआती जीवन में एक वकील थे। बाद में उन्होंने अपना पेशा चेंज किया और वो आज अमेरिका के एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर हैं। जेफ हमारे एटीट्यूड यानी रवैये के बारे में विस्तार से इस किताब में लिखते हैं। उनका मानना है कि आपका एटीट्यूड इस दुनिया को देखने के लिए एक खिड़की का काम करता है। पिछले चैप्टर में हमने जाना कि कैसे जेफ अपनी उदास जिंदगी को एक खुशनुमा जिंदगी में बदल लेते हैं और अपने मनपसंद प्रोफेशन को खोज लेते हैं। जेफ अपने जीवन अनुभवों को इस किताब के माध्यम से अपने पाठकों से शेयर कर रहे हैं। जेफ कहते हैं कि चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो या कुछ भी करना चाहते हो, आपको इस किताब से बहुत मदद मिलेगी। आइए इस चैप्टर की शुरुआत डॉक्टर जॉयस ब्रदर्स के एक फेमस कोट से करते हैं। उनका मानना है कि सफलता आपके मस्तिष्क में विराजमान एक अवस्था है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको एक कामयाब इंसान की तरह सोचना शुरू कर देना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर। सारा बहुत देर से अपने डेस्क पर काम कर रही थी। उसे लगा कि खुद को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। उसे भूख का भी एहसास हो रहा था। दोपहर के 1 बज चुके थे। सो उसने सोचा पास की कॉफी शॉप में जाकर कुछ खा लिया जाए। वो कॉफी शॉप गई, वेट्रेस आई और उसका ऑर्डर ले गई। तभी उसी कॉफी शॉप में सैम भी कुछ खाने के मकसद से प्रवेश करता है। सैम और सारा में करीब 1 डेस्क का अंतर होता है। सैम के पास भी वही वेट्रेस आती है और उसका ऑर्डर लेकर जाती है। दोनों ने अपना अपना ऑर्डर देने में लगभग बराबर समय लिया। दोनों को खाना सर्व किया गया। दोनों ने अपना अपना लंच खत्म करने में भी लगभग बराबर समय लिया। दोनों का बिल भी समय पर आ गया। लेकिन सैम और सारा के व्यवहार में बहुत ज्यादा फर्क था। जब सारा कॉफी शॉप पे आई थी तो वो बहुत खुश थी। उसके चेहरे पर एक शालीनता, एक पॉजिटिव एनर्जी थी। उसने अपना ऑर्डर वेट्रेस को अच्छे से दिया, खाना खाया और बिल पे किया और वेट्रेस से कुछ बात करके चली गई। वहीं सैम जब कॉफी शॉप में एंटर करता है तो उसके चेहरे पर एक झंझलाहट और खींच थी। जब उसने ऑर्डर किया तो उसे लगा उसका खाना लेट आया। वो खाने का इंतजार बहुत बेसब्री से कर रहा था और खाना आने के बाद उसने गुस्सा जताया। खाना देरी से आने के लिए वेट्रेस से शिकायत भी की। उसे खाना पसंद नहीं आया। लास्ट में उसे लगा कि अभी तक उसका बिल क्यों नहीं आया। इसके लिए भी उसने अपना गुस्सा जाहिर किया। अगर देखा जाए तो शॉप में दोनों को बराबर ट्रीटमेंट मिला, लेकिन एक खुश होकर गई, दूसरा झल्लाहट लेकर आया था और उससे ज्यादा गुस्से में बाहर गया। इन दोनों में जो फर्क था वो उनके एटीट्यूड का था, यानी उनके नजरिए का। क्योंकि सारा की सोच आशावादी और पॉजिटिव थी, जबकि सैम की नेगेटिव थी, जिसकी वजह से उसे हर चीज में कमी दिख रही थी। जबकि उसी चीज में सारा को पॉजिटिव चीजें दिख रही थीं। सारा ने अपने खाने को और वहां के माहौल को एंजॉय किया। वहीं सैम ने पैसे भी दिए, ना तो उसे खाना अच्छा लगा और ना ही वहां का माहौल। यहाँ जेफ ने सारा और सैम के उदाहरण से 2 एटीट्यूड को दर्शाया है, सारा पॉजिटिव और सैम नेगेटिव। मतलब जैसा आपका एटीट्यूड होगा वैसे ही आप दुनिया को देखेंगे, वैसा ही आप महसूस भी करेंगे और उन चीजों पर आप वैसे रिएक्ट भी करेंगे। तो अब शायद आप समझ गए होंगे कि पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड में इंसान कैसे बर्ताव करता है। आप लोग भी चिंतन कीजिए कि आप में कौन सा एटीट्यूड है। अगर नेगेटिव है तो फटाफट पॉजिटिव में बदलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप अपना एटीट्यूड बदल और नियंत्रित कर सकते हैं। आपका एटीट्यूड एक मानसिक फिल्टर की तरह काम करता है। जैसा आपका एटीट्यूड होगा वैसी ही चीजें आप फिल्टर करके देखेंगे। जैसे कि अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आपके अंदर विचार आएगा, मैं ये काम कर सकता हूँ।
वहीं नेगेटिव एटीट्यूड वाला सोचेगा कि मैं नहीं कर सकता हूं। पॉजिटिव एटीट्यूड वाला समस्या के समाधान के बारे में सोचेगा, तो नेगेटिव वाला समस्या के बारे में ही सोचता रहेगा। और यही कारण है कि वो हमेशा समस्याओं में ही घिरा रहता है। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग लोगों में अच्छाइयां खोजते हैं। नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग लोगों में सिर्फ बुराइयां ही खोजते हैं। नेगेटिव एटीट्यूड वाले उन बातों के बारे में ज्यादा सोचते हैं जो उनके पास नहीं होती, जबकि पॉजिटिव एटीट्यूड वाले सबसे ज्यादा अपने अंदर की खासियत के बारे में सोचते हैं और उन्हीं का उपयोग करके अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। नेगेटिव एटीट्यूड वालों को सीमाएं दिखती हैं, जबकि पॉजिटिव एटीट्यूड वालों को हर तरफ संभावनाएं दिखती हैं। इसलिए वे अपने काम में लगे रहते हैं और नेगेटिव एटीट्यूड वाले हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि उनके पास करने के लिए कुछ है ही नहीं। जेफ कहते हैं कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड के बारे में कई उदाहरण दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इसी पर काम किया है। उन्होंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने अपने एटीट्यूड को बदला और सफल हो गए। जेफ यानी इस किताब के राइटर खुद आपके सामने एक जीते जागते उदाहरण है, जो विपरीत परिस्थितियों से निकलकर सामने आए। जहां उन्हें हार मान लेना चाहिए था, वहां उन्होंने अपनी हिम्मत से काम लिया और एक सफल इंसान बनकर दुनिया के सामने आए। आशा है कि अब आप एटीट्यूड के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। जेफ की एक खासियत है कि वो शब्द चित्रों के माध्यम से उदाहरण देते हैं। इसी वजह से उनकी बातें लोगों को आसानी से समझ में आ जाती हैं। इसी के साथ आइए अपने अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। मैं हूं आपका दोस्त चेतन और हमारे साथ इस चर्चा में यूं ही बने रहें। एटीट्यूड आपके दिमाग की खिड़की है। आप सुन रहे हैं एटीट्यूड इज एवरीथिंग की ऑडियो बुक समरी, जिसे लिखा है अमेरिका के प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर जेफ केलर ने। पिछले चैप्टर में हमने पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोगों का अंतर समझा। अगर आप में नेगेटिव एटीट्यूड के लक्षण हैं, तो आप भी अपना नजरिया बदलें, मतलब अपने दिमाग की खिड़की को साफ कीजिए। जैसा कि जेफ बताते हैं कि एटीट्यूड आपके दिमाग की वो खिड़की है जिससे आप दुनिया देखते हैं। अब ये आपके एटीट्यूड यानी दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि आप दुनिया को किस तरह से देखना चाहते हैं। जेफ पहले ही बता चुके हैं कि आप अपने एटीट्यूड को बदल या नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए आप अपने नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में बदल सकते हैं। इसके लिए आपको एक सही दिशा में काम करना होगा। अपने माहौल को सुधारना होगा। आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, आपको उस पर काम करना होगा। जिस तरह आप गंदी खिड़की को साफ करके चमका देते हैं, वैसे ही आप अपने दिमाग की उस खिड़की को भी साफ कर सकते हैं जिससे आप दुनिया देखते हैं। जेफ आगे लिखते हैं कि हर इंसान अपनी जिंदगी की शुरुआत एक साफ खिड़की से ही करता है। जैसे कि एक बच्चा होता है, जब वो चलना सीखता है तो वो गिरता है, लेकिन वो किसी को दोष नहीं देता, ना तो फर्श को ना ही किसी व्यक्ति को। वो मुस्कुराते हुए फिर उठता है और चलने की कोशिश करता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। उसे उम्मीद होती है कि वो ऐसे ही एक दिन चलना सीख जाएगा। उसके अंदर एक चमकदार ऊर्जा होती है जो उसे बार बार गिरने के बाद भी उठने को प्रोत्साहित करती है। उसके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके दिमाग की खिड़की बहुत ही साफ होती है। लेकिन जब वो बड़ा होता है, दुनिया की भागम भाग में शामिल होता है, जिंदगी उसके ऊपर धूल फेंकना शुरू कर देती है। उसकी खिड़की भी मटमैली होने लगती है। लेकिन अगर उसका एटीट्यूड पॉजिटिव बना रहे तो वो उस गंदगी को साफ करता रहेगा। लेकिन अगर उसका एटीट्यूड नेगेटिव हुआ तो गंदगी परत दर परत जमती चली जाएगी। अब आइए ये भी जान लेते हैं कि जेफ खिड़की गंदी होने के कौन कौन से कारण बता रहे हैं। हमारी खिड़की हमारे शिक्षकों और माता पिता की आलोचना से गंदी होना शुरू होती है। हमारे दोस्तों और साथियों की खिल्लियों से दागदार और धब्बेदार होने लगती है। हमारी खिड़की दूसरों के रिजेक्शन से गंदी होने लगती है और साथ ही वो हमारी निराशा से पटने लगती है। फिर जब हमारे अंदर संदेह की भावना विकसित होने लगती है तो हमारी खिड़की पूरी तरह से धूल धूसरित हो जाती है। जब खिड़की पूरी तरह से परत दर परत गंदी हो जाती है तो प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। लोग उसे साफ किए बिना ही जीते चले जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें जिंदगी में कोई रोमांच नहीं महसूस होता। इसका सबसे बुरा प्रभाव ये होता है कि लोग सपना देखना ही छोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी खिड़की को साफ करना ही भूल जाते हैं।
या कहिए कि छोड़ देते हैं। ठीक इसी तरह जेफ के साथ भी हुआ था। जेफ जब वकील थे तो उनकी खिड़की धीरे धीरे करके पूरी तरह से गंदी हो चुकी थी। उन्होंने उसे साफ करना ही छोड़ दिया था। यही कारण है कि उन्हें खुद में ऊर्जा की कमी महसूस होने लगी थी। उनकी खिड़की नकारात्मकता के कीचड़ में पूरी तरह से डूब गई थी। लेकिन वो आगे लिखते हैं कि उन पर ईश्वर की कृपा थी। वो हमेशा अपनी खिड़की की गंदगी को साफ करने के बारे में सोचते रहते थे और उन्होंने ऐसा किया भी। उन्होंने अपनी खिड़की की कालिख को पूरी तरह से रगड़ रगड़ कर साफ किया। इसमें उन्हें जीवन का थोड़ा समय जरूर देना पड़ा, लेकिन जब खिड़की साफ हुई तो उन्हें एक शानदार दुनिया देखने का मौका मिला। जिंदगी जीने का एक सकारात्मक नजरिया मिला। जेफ यहाँ क्लियर करते हैं कि आपको अपनी खिड़की खुद ही साफ करनी है। आपकी खिड़की कोई दूसरा आके साफ नहीं कर सकता और ना ही किसी के भरोसे बैठें। लोग सिर्फ खिड़की को साफ करने के लिए आपको प्रोत्साहित कर सकते हैं। अंततः साफ आपको ही करनी है। जेफ आगे लिखते हैं कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, या तो आप अपनी खिड़की को ऐसे ही गंदी छोड़ दें और उसी से दुनिया को देखते रहें। हालांकि इससे आपको ये नुकसान होगा कि दुनिया में आपको हमेशा कमियां ही दिखेंगी। आपकी सोच हमेशा निराशावादी बनी रहेगी